हेलो ट्वेल्थ क्लास। हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेसन के 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। आज हम आगे समझेंगे थर्ड और लास्ट पार्ट। लेसन आपका बड़ा है तो मैंने आपको लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन करवाया है उसमें हमारा ये थर्ड पार्ट है। तो आज हम आफ्टर द ग्रामर यहाँ से रीडिंग करेंगे, लेकिन आपको लेसन ठीक से पूरा समझ में आ सके उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की पहले रीडिंग लगा लें ताकि आपको ये पार्ट ठीक से समझ में आ सके। तो हम आज यहाँ से रीडिंग करेंगे इसकी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अभी तक की स्टोरी में आपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा उसमें फ्रांज जो है स्कूल के लिए लेट हो जाता है, तो उसको उस दिन बहुत सारी अजीब चीज़ें स्कूल में देखने को मिलती हैं और साथ में उसको ये भी पता चलता है कि आज उसका फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है और जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली पढ़ा रहे हैं, पेशेंसली पढ़ा रहे हैं और फ्रांज भी आज बहुत ध्यान से समझ रहा है सब कुछ, तो उसको फ्रेंच भाषा सब कुछ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है आफ्टर द ग्रामर। इससे पहले उनके टीचर एम हेमल ने उन्हें ग्रामर पढ़ाई फ्रेंच भाषा की। वो पढ़ने के बाद अब इनका जो लेसन है वो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, उनका अब राइटिंग का लेसन है। कोई भी भाषा है जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर लिखने की प्रैक्टिस ना की जाए तो कोई भी उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी अब वो उन्हें बच्चों को राइटिंग के लिए दे रहे हैं। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। लेखक इसमें बता रहे हैं कि उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। और जो कॉपियाँ उन्होंने दी थी उन्हें उसमें सुंदर राइटिंग में गोल अक्षरों में फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था, राउंड लिपि में। जैसे हम जब कभी किसी चीज़ को डिजाइन देना चाहते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रांज, यहाँ पे अल्सास, यहाँ पे फ्रांज, यहाँ पे अल्सास, इस तरह से जो लिख दें तो यहाँ पे वो बात समझाई जा रही है। दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और यहाँ पे एक बात और समझ लें कि जब फ्रांज को ये बात पता चलती है कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है और ऊपर जो भी बातें एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने बात समझाई, तो सभी लोगों में आज देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इस कारण से ये जो बात आगे फ्रांज कह रहा है उसको दिखाई दे रही है, जो उन्होंने टीचर ने लिख के दिया फ्रांस अल्सास। तो वो कह रहे हैं दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था, ये जो अच्छा लिखे हुए ये ऐसा लग रहा था कि ये फ्रांस अल्सास नहीं लिखा हुआ है, बल्कि फ्रांस के छोटे छोटे झंडे हैं जो पूरे स्कूल रूम में क्या हैं, उड़ रहे हैं और टंगे हुए हैं। हंग फ्रॉम द रोड, जो उनकी डेस्क है उसके ऊपर रोड से टंगे हुए लहरा रहे हैं। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। तुमने देखा होगा कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था और कितनी ज़्यादा खामोशी थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो आवाज़ आ रही थी केवल कॉपी पर पेन से लिखे जाने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार बीटल्स कहते हैं कोई भी
इंसेक्ट, जो जैसे उड़ने वाले पतंगे होते हैं, भौरे होते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात कह रहे हैं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे या पतंगे उड़ करके अंदर आ गए। बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। पेड एनी अटेंशन, पेड अटेंशन यानी ध्यान देना, तो किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो कीड़े उड़ कर अंदर आए हैं उस तरफ किसी ने नहीं देखा। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने फिश हुक से सीधे ट्रेसिंग का काम कर रहे थे। छोटे बच्चों को हम ट्रेस करने के लिए, यानी जो कुछ हम बना के देते हैं बच्चे उसको उसी तरीके से ट्रेस करते हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चे फिश हुक को ट्रेस कर रहे होंगे, तो उन छोटे बच्चों तक ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और मानो वह फ्रांस ही था। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जहाँ पर ये जिस रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ पर छत पर कुछ पक्षी यानी कबूतर, पिजन्स यानी कबूतर, और कूड कहते हैं पिजन की आवाज़ को। जिस तरह से ये कू कू करते हैं तो उस आवाज़ को हम कूड कहते हैं। तो जिस तरह से कबूतर धीमी धीमी आवाज़ कर रहे थे, मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन भाषा में गाना या बोलना सिखा देंगे। ये बात यहाँ पे फ्रांस क्यों कह रहा है, क्योंकि उन पर जर्मन भाषा थोपी जा रही है। आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है और उसके बाद अब फ्रेंच भाषा वो कभी नहीं पढ़ेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. Whenever यानी जब कभी भी मैंने राइटिंग करते समय एम हेमल की ओर देखा, यानी अपने टीचर की ओर देखा, जो उस समय कैसे बैठे हुए थे, सिटिंग मोशनलेस, जो स्थिर अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और जो चीज़ें थीं एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ पर नज़र डाल रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में उन सब चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहते हैं कि उस क्लासरूम में कहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें रखी हुई हैं। फैंसी, For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. और वो ऐसा क्यों कर लेना चाह रहे थे, क्योंकि कल्पना करो कि वो 40 साल से एक ही जगह पर थे, सेम प्लेस, एक ही स्थान पर थे, अपने खिड़की के बाहर जो उनका गार्डन था और उनके सामने जो उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, यानी खिड़की के सामने उनका जो गार्डन था और जो उनकी क्लास थी वो अब भी वैसी की वैसी ही थी। जस्ट लाइक दैट यानी उसी समान। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचें थीं वो स्मूथ यानी घिस जाने के कारण क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट का पेड़ था, वृक्ष था, वो क्या हुआ था, वो पहले से लंबा हो गया था। टालर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, की अपेक्षा लंबा। वॉलनट कहते हैं अखरोट के पेड़ को, तो अखरोट का पेड़ जो गार्डन में लगा हुआ था वो पहले से लंबा, 40 साल हो गए तो निश्चित रूप से चीज़ लंबी हो ही जाएगी, बढ़ेगा पेड़। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन की बेल थी, लता थी, जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो भी लंबी हो गई थी, जो पहले खिड़की तक थी वो अब छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल,
फ्रांज ये सोच रहा है कि इन सब को छोड़ कर के जाना उन्हें कितना दुखदाई होगा, उनका मन या उनका हृदय कितना टूट रहा होगा इन सब को छोड़ कर के जाने में। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. बेचारे हमारे टीचर, उनकी बहन ऊपर रूम में जो पैकिंग कर रही थी उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। जो लगेज वो ट्रंक में पैक कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक, और क्योंकि उन्हें दूसरे दिन अपना देश छोड़ कर के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें इतना साहस था कि उन्होंने हर लेसन को अंत तक सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का लेसन था। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बो। और उसके बाद बच्चों ने बा बे बी बो इस तरह से फोनिक साउंड गाना प्रारंभ कर दिया। यानी जैसे हम जब हिंदी सीखते हैं तो बारह खड़ी बच्चे बोलते हैं, तो यहाँ पे फोनिक साउंड की बात की जा रही है। ए ई आई ओ यू साथ में ये लगा हुआ है। तो बच्चों ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। पीछे जो रूम में गांव वाले बैठे हुए थे उसमें पहले ही आपका जिक्र आ चुका है, ओल्ड हाउजर भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपना चश्मा निकाला और अपनी जो प्राइमर बुक वो लेके आए थे उसको दोनों हाथों से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ में लेटर्स को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये जो बा बे बी बो शब्द कहा जा रहा है, तो उन्होंने जो अपनी प्राइमर बुक निकाली थी, प्राइमर बुक कहते हैं प्रारंभिक ऐसी बुक जिससे हम किताब पढ़ना सीखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 12 खड़ी होती है तो बच्चे कक्का किक्की कुकू इस तरह से रटते हैं, याद करते हैं, गाते हैं एक तरह से। तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और इस बात का जिक्र पहले ही आ चुका है। ओल्ड हाउसर और दूसरे जो गांव वाले, जब उनका समय था तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को ठीक से नहीं पढ़ा, स्कूल पढ़ने नहीं गए। अब जब टीचर का लास्ट दिन होता है हेमल का, तो वो उन्हें सम्मान देने के लिए, अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए, अपने देश को सम्मान देने के लिए वो वहाँ उपस्थित हुए होते हैं। तो जब बच्चों की इस तरह से गाने की आवाज़ आती है तो ओल्ड हाउसर ने जो अपनी बुक लेके आए थे उन्होंने भी उनके साथ में इस तरह से स्पेलिंग के लेटरों को बोलना प्रारंभ कर दिया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और तुम ये देख सकते थे कि उनकी जो आवाज थी टू वाज क्राइंग, वो रो भी रहे थे। His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. सबको ये मालूम है कि उनका लास्ट लेसन है, तो जो बूढ़े लोग, बड़े लोग गांव के पीछे बैठे हुए हैं वो भावुक ज़्यादा हैं, और जो ओल्ड हाउसर हैं ये ज़्यादा ही भावुक हो गए हैं। इसी कारण से जैसे ही उनका जो फोनिक साउंड शुरू होता है तो ये भी स्पेलिंग को जोर जोर से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी बात के लिए कहा जा रहा है, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, कि तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। यानी लेटर्स को बोल रहे हैं जोर जोर से, लेकिन साथ में उन्हें भावुक होने के कारण रोना भी आ रहा है। उनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा भावुक होने के कारण ट्रेम्बल यानी काँप रही है। गला जो भरे आता है तो हम जिस तरह से बोलते हैं, कांपते हुए आवाज़ में वो कह रहे हैं,
और कांपते हुए आवाज़ में उनके इस तरह के जो साउंड हैं वो इतनी फनी आवाज़ लग रही है कि फ्रांजी कह रहा है कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी, यानी हम लोगों को उनकी जिस तरह की इमोशनल आवाज़ निकल रही थी कांपते हुए, उस बात पे हमें हंसी भी आ रही थी और साथ में इस बात पे हमें रोना भी आ रहा था क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे। सबको मालूम था लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, तो इस बात को जब लोगों को ध्यान आ रहा था तो उन्हें भी रोना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। जब कहते हैं, जब हम कोई दुख में बात को कहते हैं, तो फ्रांज कह रहा है कि ये आखिरी सबक, लास्ट लेसन कितने अच्छे से मुझे याद रहा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी अचानक चर्च की बड़ी घड़ी ने 12 बजाए, यानी 12 बजे का संकेत दिया। देन द एंजलस, और फिर एंजलस ने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट, जब घड़ी 12 बजा रही है तभी की बात है कि उन्हें उसी क्षण क्या सुनाई देता है। जो पर्सियन सोल्जर थे जिन्होंने अब कब्जा कर लिया था, तो वो ड्रिल करके जो लौट रहे थे उनके ड्रिल की आवाज़ सुनाई देती है। एक तरह से ट्रम्पेट जो बजाया जाता है वो उस समय जब हम किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विजय ध्वनि, या जिसको हम कहते हैं बिगुल बजाए जाने की आवाज़ उन्हें खिड़की से सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और जो उनकी सैनिकों की जब आवाज़ आई, इस तरह से बिगुल बजता सुनाई दिया, तो एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और एकदम पीले पड़ गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ के खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें कभी इतना उदास नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे मित्र, उन्होंने कहा। अब यहाँ पे पीले पड़ गए और इतने उदास हो गए से आशा है कि उस विजय के बिगुल ने उनके टीचर को याद दिलवा दिया कि उनके जाने का समय हो गया है और उनके लास्ट लेसन का भी समय हो गया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अब उनका गुलामी का समय शुरू हो गया है। इस कारण से वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देते हैं। उन्होंने जो कहा, बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। खड़े होकर के उन्होंने कहने की कोशिश की, मेरे मित्र, आई मैं, लेकिन तभी उनका गला चौक हो गया, यानी गला भरे आया। जब हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या कोई रोने लगता है तो गला जो चौक हो जाता है, उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। उनका गला भरे आया और वह कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक। उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से, जितनी ताकत से वो लिख सकते थे, उतनी ताकत से बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में लिखा। विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है इंग्लिश में लॉन्ग लिव फ्रांस, या फिर हम अपने हिंदी में कहें तो फ्रांस जिंदाबाद, इस तरह से कह सकते। जैसे हम कहते हैं
भारत जिंदाबाद, तो उस तरह से उन्होंने एक तरह से देशभक्तिपूर्ण नारा उस पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और उसके बाद वह रुक गए और अपना जो सिर था उन्होंने वो जो ब्लैक बोर्ड था, दीवार थी, उस दीवार से क्या करा, टेक दिया माथा, जैसे हम टेकते हैं किसी चीज़ पर, या फिर हम जब दुखी होते हैं तो दीवार पे माथा फोड़ते हैं एक तरह से। तो उन्होंने इस तरह से फ्रांस जिंदाबाद या लॉन्ग लिव फ्रांस लिखने के बाद रुके और अपना माथा दीवार पर मारते हुए अपने हाथ से इशारा किया, गेस्चर, सभी लोगों को, विदाउट अ वर्ड, कुछ बिना कहे हुए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी विद्यालय खारिज किया जाता है, क्लास समाप्त हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पैराग्राफ में बात कही जा रही है वो ये कि उनके टीचर एम हेमल जो 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे, वो उस समय बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते अपने विद्यार्थियों से, तो वो क्लास को वहीं समाप्त करके उन्हें घर जाने की बात कह देते हैं। तो इस लेसन में टीचर की भावनाएं बताई जा रही हैं और साथ में फ्रांस जो लेखक हैं बचपन में उन्होंने किस तरह से अपना अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन सीखा उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो टीचर के द्वारा भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो कि किस तरह से कोई गुलाम जब बनता है, किसी विदेशी भाषा को किसी पर थोपा जाता है तो कैसा महसूस करते हैं, उन सब बातों को यहाँ पे व्यक्त किया गया है।